हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं मांग के सिद्धांत चैप्टर का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी इसके ऊपर एक पार्ट आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था मांग का अर्थ क्या होता है और मांग को प्रभावित करने वाले कितने तत्व होते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 के अंदर 3 छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। पहला हम सीखेंगे मांग फलन का मतलब क्या होता है, दूसरा व्यक्तिगत मांग अनुसूची या तालिका क्या होती है और उसके बाद हम लोग सीखेंगे मांग वक्र का अर्थ क्या होता है। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स आज की क्लास के अंदर हमारे को कवर करने। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग मांग फलन। तो ठीक है, व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है समझते हैं। देखो, मांग फलन का मतलब क्या होता है। मांग फलन किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में संबंध बताता है। जैसे यहां पर कोई वस्तु का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि x कोई वस्तु है, ठीक है, x कोई वस्तु है, d उसकी क्या है, मांग है। तो x वस्तु की मांग किस किस से प्रभावित होगी। x वस्तु की मांग सबसे पहले प्रभावित होगी px यानी कि x वस्तु की अपनी कीमत से। अगर x वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो उसकी मांग प्रभावित होगी। pr यानी कि x की संबंधित कोई वस्तु है जिसका नाम है r, तो r की कीमत में अगर परिवर्तन होगा तो भी x की मांग पे प्रभाव पड़ेगा। आय, y का मतलब आय है ना, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा तो भी x वस्तु की मांग पे प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा टेस्ट, फैशन, रुचि, अभिरुचि यानी फैशन वगैरह, अगर ये सब चेंज होता है तो भी x वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ेगा। और इसके अलावा ई, उपभोक्ता की संभावनाएं, अगर ये परिवर्तन होता है तो भी x वस्तु की मांग पर प्रभावित होगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो x वस्तु है इसकी मांग इन सभी चीजों से प्रभावित होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मांग फलन। मांग फलन क्या करता है, किसी वस्तु की मांग, जैसे कि मान लो यहाँ पर dx है ना, तो dx यानी x वस्तु की जो मांग है इसे प्रभावित करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पर px लिखा हुआ है, pr लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है और ई लिखा हुआ है, यानी कि x वस्तु की जो मांग है वो इन सब चीजों से प्रभावित होगी। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, यानी कि यार अगर आप x वस्तु की मांग में परिवर्तन लाना चाहते हो तो x वस्तु की कीमत प्रभावित कर दो, या उसकी संबंधित वस्तु की कीमत प्रभावित कर दो, या उपभोक्ता की आय प्रभावित कर दो, या उपभोक्ता की अभिरुचि प्रभावित कर दो। आप जैसे ही इन सब में से किसी में भी परिवर्तन करोगे x वस्तु की मांग पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस संबंध को हम लोग कहते हैं मांग फलन। मांग फलन वस्तु की मांग, यानी कि ये कोई वस्तु की मांग है, ठीक है, और उसे प्रभावित करने वाले तत्व के बीच फलनात्मक, उसे प्रभावित करने वाले तत्व, ये सब क्या है, पर मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, इनके बीच में जो संबंध पाया जाता है इसी को हम लोग कहते हैं मांग फलन। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए कि किसका मतलब क्या क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आ जाता है मांग फलन क्या है, मांग फलन को दर्शाओ। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो समीकरण बना हुआ है ना, ये जो समीकरण बना इसी को बना के आ जाना है, 1 नंबर का एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मांग अनुसूची या तालिका। या तो अनुसूची बोल लो या तालिका बोल लो। यार मांग अनुसूची और मांग तालिका का मतलब क्या होता है। मांग तालिका एक ऐसी तालिका है जो अलग अलग कीमत पर मांग की अलग अलग मात्रा को दर्शाता है। जैसे मांग तालिका में हम क्या लिखते हैं, मैं मान लेता हूं एक तरफ मैंने लिख दिया कीमत और एक तरफ लिख दिया मैंने मांग, या फिर इसे क्वांटिटी आप बोल सकते हो। कोई भी कीमत, जैसे मैंने यहाँ पर 5 रुपए ले लिया, आप 10 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, कोई भी कीमत ले लो। आपको बस एक चीज याद रखना है कि अगर आप कीमत को कम कर रहे हो तो आप मांग को बढ़ा देना, अगर आप कीमत को बढ़ा रहे होते तो आपको मांग को कम करना पड़ता है। इसका मतलब जब भी शेड्यूल बनाएंगे तो एक बात याद रखेंगे कि अगर आप कीमत को बढ़ा रहे हो तो आपने मांग को कम करना है, और कीमत अगर आप कम कर रहे हो तो आपने मांग को बढ़ा देना है। तो जैसे इस शेड्यूल के अंदर हमने कीमत को कम करा है, तो जैसी कीमत कम हुआ तो मांग बढ़ गया। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले सकते हो, आप इसकी जगह नंबर ले लो, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर ले लो 110 है, यहाँ पे ले लो 140 है, यहाँ पे ले लो 190 है, यहाँ पे ले लो 300, आपकी मर्जी है। बस आपको मांग तालिका बनाते टाइम सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कीमत को बढ़ा रहे हो तो मांग को कम कर देना, और कीमत को कम कर रहे हो तो मांग को बढ़ा देना। क्या है मांग अनुसूची? वह तालिका है जो किसी वस्तु के विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई वस्तु की विभिन्न मात्रा को प्रकट करने का काम करती है। तो इसे हम लोग कहते हैं मांग तालिका। अब आ जाते हैं हम लोग मांग वक्र पर। तो तीसरा सबसे छोटा टॉपिक एक और है इसके अंदर जिसका नाम है मांग वक्र। अरे मांग वक्र का मतलब क्या होता है? मांग वक्र, इसे हम लोग कह देते हैं मांग वक्र या फिर मांग रेखा चित्र भी हम इसे बोल देते हैं। तो मांग वक्र क्या है? जो आपने तालिका बनाई, अगर आप उस तालिका की एक ड्राइंग बना देते हो, यानी कि उसका एक ग्राफ बना देते हो, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? मांग वक्र बता देते हैं। मांग वक्र में जो याद रखने वाली बात है कि जब भी आप मांग वक्र बनाओगे
तो हमेशा यहां पर आपको मांग दिखाना है, मांग दिखाना है, या फिर इसे आप लोग मात्रा भी बोल सकते हो, मांग बोल लो या फिर मात्रा बोल लो, ठीक है। और यहां पर हमेशा हमेशा आपको क्या दिखाना है, कीमत। तो जब भी आप मांग वक्र बनाएंगे तो आप एक बात याद रखेंगे, एक्स अक्ष पर मांग और वाई अक्ष पर हमारे को कीमत को दर्शाना है। जैसे कि पिछले वाले में यहां पर देखो इसी को बनाया गया, कीमत हाईएस्ट नंबर कितना है 5 और लोवेस्ट कितना है 1, और मांग में भी 1 से 5 तक है। देखो यहां पर इन्होंने इसका रेखा चित्र बनाया, सबसे पहले मांग कितना था 1 से 5 तक था, तो देखो 1 से 5 तक बनाया, कीमत कितनी थी 1 से 5 तक थी, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने इस तरीके से डिनोट करा है कि जब कीमत 5 रुपए होती है तो मांग कितना होता है, जब कीमत 5 होती है तो मांग कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये देखो जब कीमत 5 होती है तो मांग कितना होता है 1, ये बन गया पॉइंट। जब कीमत 4 होती है तो मांग कितना होता है 2, जब कीमत 3 होती है तो मांग कितना होता है 3, जब कीमत 2 होती है तो मांग कितना, तो इस तरीके से लाइन बन जाएगी। आपको याद क्या रखना है, देखो आपको हमेशा याद रखना है कि जो मांग वक्र है वो इस तरीके से बनता है, ऋणात्मक ढाल, इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक ढाल, इस तरीके से। तो एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कि आप कोई नंबर लो, पहले शेड्यूल बनाओ फिर बनाओ। आप 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मांग रेखा चित्र बनाओ, तो ये लो बन गया मांग रेखा चित्र, इसको आपने डी नाम दे देना है या फिर इसके ऊपर लिख देना है मांग वक्र। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रफ हैंड डायग्राम एक आपको बना दिया है, ठीक है, आप देख रहे होगे रफ एंड डायग्राम मैंने आपको बना दिया। यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर हमारा कीमत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी यानी कि आप लिख सकते हो मात्रा, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कीमत, ठीक है। तो मांग वक्र क्या है जरा समझना, मांग तालिका का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ जाता है 1 नंबर का, क्लियर है, ठीक है। और आपको इसमें कुछ बातें और भी याद रखनी है कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि मांग रेखा चित्र जो होता है उसका ढाल कैसा होता है। मांग रेखा चित्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, मांग रेखा चित्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है, ये बात हमेशा याद रख लेना। ऋणात्मक मतलब जो इस तरीके शेप होती है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऋणात्मक कह देते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, पहले मांग रेखा चित्र या फिर मांग वक्र बना के दिखाओ, तो आपको ऐसे रफ हैंड एक मांग वक्र बना लेना है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि मांग रेखा चित्र जो होता है उसका ढाल कैसा होता है, तो हम लोग लिखेंगे ऋणात्मक ढाल होता है क्योंकि ये इस तरीके से होता है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, तो इसका जवाब आपको लिखना है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होता है, और जब कीमत कम होता है तो मांग बढ़ जाता है, इसकी वजह से मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। आप हमेशा याद रखना, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, अगर एक्स एक्सिस के नंबर पर और वाई एक्सिस के नंबर पे, देखो यहां पर हमने क्या दिखाया, यहां पर हमने दिखाया मांग और यहां पर हमने क्या दिखाया कीमत, और मांग और कीमत यानी कि एक्स एक्सिस पे जो नंबर लिखे हैं और वाई एक्सिस पे जो नंबर लिखे हैं दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है, इसीलिए मांग वक्र का ढाल हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक। 3 छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। मांग वक्र, एक मांग वक्र बनाकर दिखाओ तो आप बना सकते हो। दूसरा, मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक। तीसरा क्वेश्चन, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, हम जवाब देंगे क्योंकि कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। तो ये 1-1 नंबर के हमारे सामने क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां से 3 क्वेश्चन। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए। अगली क्लास के अंदर एक नया टॉपिक इसी चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे।